नमस्ते साथियों। अपना जो चैप्टर था वो था डी और ए ब्लॉक, जिसमें अपनी 4 क्लासें हो चुकी थी और काफ़ी हमने पढ़ लिया था। अब हम आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड कुछ मैंने एक सवाल भी आपको करने के लिए दिया था। काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर से मैं 2 मिनट के लिए रिपीट करता हूँ, फिर हम अपना टॉपिक आगे लेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि चुंबकीय आघूर्ण की जब हम बात करें, किसकी बात करें? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। चुंबकीय आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला लिखा था अंडररूट n+2 और मात्रता बोर मैग्नेटोन। मात्रक क्या लिखा था हमने? बोर मैग्नेटोन, हमने इसका मात्रक लिखा था। अब हम आगे बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ सवाल आपको दिए थे, तो कन्फर्म मान के चलना डी ब्लॉक। ये तो चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ये फॉर्मूला रिपीट किया गया है। वहाँ पर भी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने से रिलेटेड सवाल आ जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से। किसी भी पदार्थ के चुंबकीय जो गुण होते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? म्यू बराबर अंडररूट n+2। और हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया था कि n बराबर क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या होता है? n युग्मित इलेक्ट्रॉन होता। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख के आप चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हो। और काफ़ी सवाल मैंने आपको कल करवा दिए थे। आज एक सवाल हो लेते हैं सिंपल सा, जो आपकी बुक के पीछे दे रखा है। बोर्ड पे मैं सवाल लिख देता हूँ कि सवाल अपना है कि संक्रमण धातु युक्त एक यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण 3.90 बोर मैग्नेटोन है, तो उस संक्रमण धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्या लिखा है कि संक्रमण धातु युक्त एक यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण 3.90 बोर मैग्नेटोन है, तो उस संक्रमण धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो अब आप ये तो जानते हो कि इसको आपको हल करना है। जल्दी से अगर आप बता सकते हो तो कमेंट्स में इसका आंसर लिख दीजिए, फिर हम आगे बात करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपनी ये जो ऑनलाइन क्लास है वो किसी भी एंगल से आपकी ऑफलाइन क्लास से कम नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन क्लास में, ट्यूशन में, स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। पूरा का पूरा चैप्टर नोट्स सहित, साथ में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको हल करा रहा हूँ। और चैप्टर जिस दिन एंड होगा उसके बाद जो एक दिन की स्पेशल क्लास होगी उसमें आप देखना कि पूरे चैप्टर का आपको सारांश किस प्रकार से मिलता है। तो इसका आंसर आपने बता दिया होगा कमेंट्स में। अब हम आगे बात करें तो देखो कि यहाँ पर अपने को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताना है, ना तो तत्व के बारे में बताया गया। हाँ, ये बात है कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना दिया? 3.90। अब मुझे ये पता है और मैंने आपको लिखवाया भी था कि अगर n का मान, n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो तो उसके लिए
चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान कितना होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन, 2 होने पर 2.82 बोर मैग्नेटॉन, 3 होने पर 3.87 बोर मैग्नेटॉन, 4 होने पर 4.89 बोर मैग्नेटॉन और 5 होने पर 5.91 बोर मैग्नेटॉन। तो ये मान मैंने आपको लगभग बताए। अब सीधी सी बात है, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो सकती है कि यदि एग्मिट इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका मान 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग। अब देखो 3.87 3.87 मैंने यहाँ पर लगभग बताया है और सवाल में आपका दिया है 3.90। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कि उसमें एग्मिट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ आंसर में लिख दोगे कि आंसर एग्मिट इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है तो आप यहाँ लिख दोगे एग्मिट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके पास 3 होंगे। एग्मिट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। इसको जल्दी से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन बात नहीं, क्योंकि लगभग सवाल में दिया। इसके अलावा तो इसके आसपास अपना ये आंसर है, तो ये होगा। अब इससे ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं यहाँ से अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंतराकाशी। क्या लिखा है नेक्स्ट टॉपिक में? अंतराकाशी यौगिक। हमने यह लिखा है अंतराकाशी यौगिक। विशेष बता दूं कि डी ब्लॉक अर्थात संक्रमण तत्वों की एक विशेष अभिलक्षण होता है कि वो अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो अंतराकाशी यौगिक बनाने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये अंतराकाशी शब्द का मतलब क्या है। ये जो अंतराकाशी शब्द लिखा है इसका मतलब क्या है? तो सीधी सी बात होती है कि क्या होता है कि संक्रमण तत्व के यौगिकों में जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके परमाणु एकदम पास क्रिस्टलीकृत एकदम पास होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं। और जो छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं उसे बोलते हैं अंतराकाशी स्थान या अंतराकाशी स्थान। उनको हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान। अब इस अंतराकाशी स्थान में छोटे छोटे अधातु परमाणु आके जुड़ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब इससे जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक। तो इसके लिए लिख लेते हैं कि लिखते हैं संक्रमण धातुओं के, क्या लिखा है? संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में धातु परमाणु, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में धातु परमाणु अत्यंत पास होने के बावजूद, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में धातु परमाणु अत्यंत पास होने के बावजूद इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं, छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं जिन्हें अंतराकाशी स्थान कहते हैं। फिर से बता रहा हूं कि अंतराकाशी यौगिक की हम बात करें तो संक्रमण धातु के जो क्रिस्टल होते हैं
उसमें संक्रमण धातु की जो परमाणु होते हैं वो अत्यधिक या अत्यंत पास पास होने के बावजूद उनमें छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं। अब जो रिक्त स्थान रह गए हैं उन रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं हम? अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। और जब इन अंतराकाशी स्थानों में छोटे अधातु परमाणु जैसे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि आ जाते हैं तो ऐसे यौगिक को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें जैसे टाइटेनियम, कार्बन, मैग्नीज, नाइट्रोजन। फिर से आपको थोड़ा सा समझा दूं, होता क्या है कि जैसे कोई संक्रमण धातु है तो संक्रमण धातु के परमाणु इस प्रकार से क्रिस्टलीकृत होंगे। तो क्रिस्टलीकृत कितने भी पास पास क्रिस्टलीकृत हो उनके मध्य ये छोटे छोटे स्थान हैं वो खाली रह जाते हैं। और ये जो स्थान रह गए हैं इन स्थान को हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। और अब गैप तो कम होगा, गैप बहुत कम होता तो इनमें छोटे आकार के कौन से? छोटे आकार के छोटे अधातु परमाणु या छोटे आकार के लिख सकते हो छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आकर जुड़ जाते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? आपके अंतराकाशी यौगिक जैसे TiC, Mn4n। वैसे एक बात तो बता दूं, इन यौगिकों का कोई निश्चित सूत्र नहीं होता क्योंकि कितनी भी संख्या में जुड़ सकते हैं, अर्थात ये नॉन स्टाइकोमेट्री यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं इसके लिए कि ये नॉन स्टाइक्योमेट्री यौगिक होते हैं। ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक। अब यहां से हम एक बात और कर लेते हैं कि अंतराकाशी यौगिकों के गुण। क्या लिखा है? अंतराकाशी यौगिकों के गुण। जो पहला गुण तो ये होता है कि ये अत्यधिक कठोर होते हैं। पहला पॉइंट तो क्या लिख दिया? ये अत्यधिक कठोर होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ज़्यादा होता है। तीसरा, ये उच्च विद्युत चालकता दर्शाते हैं। ये उच्च विद्युत चालकता दर्शाते हैं। और चौथा पॉइंट, ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसा आ जाता है संक्रमण तत्वों से रिलेटेड या संक्रमण धातुओं से कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं।
तो ये तो हमने समझ लिया। गुण के लिए विशेष बात याद कर लेना कि ये अत्यधिक क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये सबसे विशेष पॉइंट, ये विद्युत चालकता दर्शाते हैं और विद्युत चालकता भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो कह सकते हैं ये उच्च विद्युत चालकता दर्शाते हैं। इनके अलावा ये रासायनिक रूप से इनकी क्रियाशीलता है वो कम होती है। एक सिंपल सा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, क्योंकि फिर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं इसके बाद इसमें। तो एक एक जैसे हम क्लास में नोट करवाता हूँ वैसे वैसे एक चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखी है, तो आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं, कहीं आपकी किंतु परंतु नहीं रहेगी। तो इसको अभी मिटा दूं यहाँ से, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा, इसको आपने आसानी से नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें संकुल धातु या सॉरी संक्रमण धातु की बात कर रहे हैं। तो संक्रमण धातुओं में एक विशेष गुण और होता है, मिश्र धातु का निर्माण। अच्छा क्वेश्चन आता है, नॉर्मली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा सीधा कि संक्रमण धातुओं में मिश्र धातु बनाने का या मिश्र धातु बनाने का गुण पाया जाता है, ये प्रवृत्ति पाई जाती है, क्यों? तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके आंसर को कि संक्रमण धातुओं में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आंसर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? क्योंकि। इतने तो आप समझदार हो कि संक्रमण धातुओं में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि। इसके दो रीजन मैं आपको लिखा रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका पहला रीजन है। पहले रीजन में क्या होता है कि आपको याद हो तो हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले आकार में कमी, फिर आकार लगभग बराबर, फिर आकार में वृद्धि होती है। अर्थात देखा जाए तो थ्री श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान सा होता है। अब लगभग समान होने के कारण होता क्या है कि जब आप दो धातुओं को आपस में मिश्रित करोगे तो वो एक दूसरी धातु उनके क्रिस्टल में से आसानी से उनको प्रतिस्थापित कर देती है, जैसे आसानी से उनकी मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। दूसरी, ये जो संक्रमण तत्व होते हैं अन्य की तुलना में थोड़े से कम क्रियाशील होते हैं, इस कारण से ये आसानी से क्या बना लेते हैं? मिश्र धातु। तो पॉइंट हम लिख रहे हैं कि लगभग समान आकार के होने के कारण, पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि लगभग समान आकार के होने के कारण, लगभग समान आकार के होने के कारण क्रिस्टल जालक में, लगभग समान आकार के होने के कारण क्रिस्टल जालक में एक दूसरे को आसानी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक दूसरे को आसानी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे में आसानी से मिश्रित हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये रासायनिक रूप से देखा जाए, रासायनिक रूप से क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि कम क्रियाशीलता के
कारण। और तीसरा पॉइंट अगर और लिखना चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग हम इसको मिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाते हैं। लेकिन मुख्यतः पॉइंट ये दो ही अपने को याद करना है कि एक तो लगभग समान आकार के होने के कारण क्रिस्टल जालक में एक दूसरे को आसानी से प्रतिस्थापित, एक दूसरे में आसानी से स्थापित हो जाते हैं, दूसरा कम क्रियाशीलता के कारण। अब हम कुछ सिंपल सी एक दो मिश्र धातु, वैसे किताब में एग्जाम्पल नहीं है फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल मैं आपको लिखा रहा हूँ पीतल। आप सब जानते हैं अपने घरों में पीतल के बर्तन भी होते हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है कि पीतल मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनी होती है। तो अब आंसर आप लिखोगे कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। तो पीतल मिश्र धातु किन दो धातु के मिलने से बनी होती है, कॉपर प्लस जिंक। आप सब जानते हो कि कॉपर को हम क्या बोलते हैं, तांबा। क्या बोलते हैं, तांबा। और जिंक को जस्ता। क्या बोलते हैं, जस्ता। तो याद रखना कि पीतल कॉपर लिखा है या इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, तांबा। तो तांबा ज़्यादा कंफर्टेबल है तो चाहे आप तांबा लिख दो या कॉपर लिख दो, जो आपकी इच्छा है वो याद कर सकते हो, तांबा। तो पीतल कौन सी मिश्र धातु, कांसा, तांबा प्लस है। तो जो कांसा बना होता है वो बना होता है आपका तांबा प्लस टिन का। किसका बना होता है, तांबा प्लस टिन का। एक कंपाउंड आपने नाम सुना हो तो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ये ऐसी मिश्र धातु है, लिख दूं मैं यहाँ पे जर्मन सिल्वर। क्या लिखा मैंने, जर्मन सिल्वर। ये ऐसी मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर नहीं पाई जाती। तो नाम से तो लगेगा जर्मन सिल्वर कि सिल्वर होगी, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होती है। और एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने बन भी सकता है, क्योंकि इस बार की बोर्ड एग्जाम में आपको पता है बहु विकल्प वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो वहाँ ये क्वेश्चन अच्छा आ जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। तो याद रखना जो जर्मन सिल्वर है वो निकिल प्लस कॉपर, निकिल प्लस कॉपर प्लस जिंक, ये तीन धातुएं मिली होती है, निकिल प्लस कॉपर प्लस जिंक। लेकिन ध्यान रखना क्या नहीं होता है इसमें, सिल्वर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है। अब बहुत बार बच्चे ये बोल जाते हैं कि सर पीतल याद नहीं रहता, इसमें तांबा क्या होता है। तो पीतल को अगर आपको याद रखना है तो एक शब्द याद कर लेना, पिताजी। अगर पीतल को याद करना तो क्या याद कर लोगे, पिताजी। अब पीतल को क्या लिखा मैंने यहाँ, मीठा जो कैसा साफ नहीं आ रहा, तो पीतल को याद करना तो क्या शब्द याद करेंगे, पिताजी। तो देखो पी से तो क्या हो गया, पीतल, ता से क्या हो गया, तांबा, जी से हो गया जिंक। तो आराम से अगर पीतल को याद करना तो क्या शब्द याद कर लिया, पिताजी। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने पिताजी को, जो पीतल था वो तो बच्चों को रटा दिया कि पीतल को याद करना तो क्या याद कर लोगे, पिताजी। तो बच्चे को मैंने ये पूछा था कि बेटा कांसा क्या होता है, तो बोलना लग गया बेटा सर माताजी, बोलने लग गया कि माताजी। मतलब बेटा माताजी कहाँ होगी, कोई लेन देन ही नहीं है यहाँ पे। चलो वो तो ऐसे मजाक की अपनी बातें थी। पसंद आ गया तो लाइक कर देना वीडियो को। और यहाँ से याद हो जाएगी जर्मन सिल्वर। विशेष बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छा कंपटीशन क्लास के लिए क्वेश्चन बनेगा कि ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, ऑप्शन ए बी सी और मान लिया लास्ट में क्या था, डी सिल्वर। अब निम्न में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती है। तो हम ये सोचेंगे कि सिल्वर में सिल्वर तो होगा, इनमें से और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो विशेष माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाई। क्योंकि अब आप पूछोगे इसका नाम क्यों, क्योंकि इन तीनों को मिलाने पर जो मिश्र धातु बनती है उसके गुण होते हैं वो सिल्वर के समान होते हैं। इस कारण से इसको क्या नाम दिया गया, जर्मन सिल्वर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, या तो आपने साथ ही साथ नोट कर लिया होगा, बट अगर नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, अन्यथा बाकी स्क्रीनशॉट लेते रहो। आलसी व्यक्तियों के लिए ये काम अपना। तो अब आगे बढ़ाएं इसको। इसके बाद
एक लास्ट छोटा सा एक टॉपिक और है, उसके बाद आपका ये डी ब्लॉक वाला जो टॉपिक है वो आपका एंड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद। मैंने एक चीज़ शुरुआत में हमने बात की थी संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण, उसमें मैंने ये भी लिखाया था कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें संकुल यौगिक अर्थात उपसहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अगला पॉइंट हम ये लिख लेते हैं कि इसके गुण के लिए कि संकुल यौगिकों का निर्माण, क्या लिखा है? संकुल यौगिकों का निर्माण। क्या लिखा है यहाँ पे? संकुल यौगिकों का निर्माण। तो इसके 3 पॉइंट है, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ लिखना चाहे तो कि पहला तो कि संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि अब क्वेश्चन आप समझ गए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इसके 3 रीजन अपने को याद होने चाहिए, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो पहले पॉइंट की बात करें तो जो संक्रमण धातुएं होती है इन पर उच्च आवेश घनत्व होता है, मतलब आवेश का मान आप ज़्यादा मान सकते हो कि संक्रमण धातुओं पर क्या होता है? उच्च आवेश घनत्व होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हुआ है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब ये संकुल यौगिक आप में से आधे बच्चे नहीं समझ पा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 का आपने नाम पढ़ा होगा उपसहसंयोजक यौगिक। तो संकुल यौगिकों को ही हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, तो वहाँ हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके पास रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति। तो आपको जो मैंने नोट्स के रूप में लिखाया है वो क्वेश्चन के रूप में ही लिखा दिया है कि अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक का निर्माण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्यों, या संकुल धातुएं संक्रमण यौगिक बनाती है क्यों, तो हम आंसर क्या बोलेंगे? नंबर 1, इन धातुओं पर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, इनमें मतलब खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल इनमें उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी आगे बात करें। तो सभी का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब देखो आगे हम यहाँ से बात करें, इसमें आपका अब देखो सामने हम बात कर रहे हैं कि डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक अपना कंप्लीट हो गया था, इसमें 1-2 पॉइंट अपने शायद रह गए होंगे तो वो रिवीजन में मैं लास्ट में करवा दूंगा। एक तो है आयनन ऊर्जा। तो बेटा आयनन ऊर्जा तो आप जानते हो कि आयनन ऊर्जा के बारे में तो सीधी सी एक बात है, आयनन ऊर्जा बोल दो, आयनन एंथैल्पी बोल दो या आयनन विभव। सिंपल सा पॉइंट होता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा।
संक्रमण तत्वों में क्या होता है कि हमने अभी कहा था कि इनका आकार लगभग समान होता है। इस कारण से जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं इन सबके लगभग आयनन ऊर्जा वो समान होती है। एक पॉइंट आता है धात्विक आबंध। किसकी बात करें? धात्विक प्रकृति। अब बेटा ये धात्विक प्रकृति है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं धात्विक आबंध से। और बेटा ये सिद्ध धात्विक जो आबंध है वो सीधा का सीधा निर्भर करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ज़्यादा होगी तो धात्विक आबंध ज़्यादा बनेगा, तो उसमें धात्विक प्रकृति ज़्यादा होगी। अब धात्विक प्रकृति मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो उसमें धात्विक आबंध ज़्यादा होगा, तो धात्विक प्रकृति ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि उनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब सीधी सी बात है, इस पॉइंट को आप यहाँ से जोड़ सकते हो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी गलनांक और क्वथनांक के मान उतने ज़्यादा होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ, हमने 3D श्रेणी पढ़ी थी, 3D श्रेणी, और इस 3D श्रेणी में कौन से तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा थी? कमेंट्स में अगर याद हो तो वहाँ पर हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक 24 और आंसर क्या था उसका? क्रोमियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो याद है ही है, 3d5,4s1, मतलब कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? क्रोमियम। तो 3D श्रेणी में देखा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 3D श्रेणी में सबसे अधिक गलनांक व क्वथनांक किसका होता है, तो आंसर होगा क्रोमियम। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो याद करना है कि देखो सिंपल सा पॉइंट है, एक ही बिंदु में सब पॉइंट क्लियर हो गए कि धात्विक प्रकृति का मतलब होता है धात्विक आबंध, और धात्विक आबंध उसमें सबसे ज़्यादा होंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अब सीधी सी बात है, जिसकी धात्विक प्रकृति अधिक होगी उसमें गलनांक व क्वथनांक के मान सबसे उच्च होते हैं, जिसके कारण क्रोमियम का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। एक चीज़ और बता दूँ, हमने वर्ग नंबर 12 पढ़ा था, मैंने कहा था विशेष याद कर लेना, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इनका वो क्या बोलते हैं जो विन्यास होता है वो पूर्णित होता है। पूर्णित होने के कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण से जो संक्रमण श्रेणी की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं का गलनांक व क्वथनांक का मान सबसे कम होता है। तो ये आपका डी ब्लॉक समाप्त है। यहाँ से चैप्टर 8 डी व एफ ब्लॉक था, जिसमें डी ब्लॉक की जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हो गए। जिस दिन अपना ये चैप्टर एंड होगा, चैप्टर के लास्ट में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखाऊंगा और पिछले 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में भी बात करूंगा, जिससे अपना चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपना डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और एफ ब्लॉक के लिए एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप।